वेलकम एट दिस सारंग गुरु प्लेटफॉर्म। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आफ्टर पॉलिनेशन इवेंट्स। हमारा चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन है। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन को हम समझ चुके हैं कि जो फ्लावर वाले प्लांट्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो एक्चुअली जो पूरे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, प्रजनन की प्रोसेस है, और विशेष तौर पर जब लैंगिक प्रजनन की बात होगी तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जैसे हमारी सोसाइटी में एक शादी विवाह किया जाता है, मैरिज फंक्शन, तो उसी तरह यहाँ पर भी सारे इवेंट्स हैं और इंटायरली पूरा जो लैंगिक प्रजनन है, लैंगिक प्रजनन, इस लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया को 3 भागों में सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को मुख्य रूप से जब हम डिवाइड करते हैं सारे इवेंट्स को, तो सारे इवेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके हम स्टडी करते हैं। गेस करेंगे क्या है? सबसे मेन इवेंट, सेंट्रल इवेंट, ये क्या है? सेंट्रल इवेंट क्या है? गेस कीजिए। तो सेंट्रल इवेंट है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, या इसको निषेचन कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है फर्टिलाइजेशन है, हिंदी में इसको हम निषेचन कहते हैं। ये लैंगिक प्रजनन का केंद्र या सेंट्रल इवेंट, मेन इवेंट है। और टोटल इवेंट्स जो घटनाक्रम है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि निषेचन पूर्व की घटनाएं, निषेचन पूर्व की घटनाएं, ठीक। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है निषेचन, और तीसरा सेगमेंट जो होगा, थर्ड सेगमेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन निषेचन के पश्चात, ये निषेचन के पश्चात की घटनाएं हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, जो हमारी बातें हुई कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लावर के स्ट्रक्चर में एसेसरी पार्ट्स क्या हैं, और इसेंशियल पार्ट्स क्या हैं, सहायक और मुख्य अंग। तो मुख्य अंग में हम बात किए कौन? एंड्रोसियम और गायनोसियम, पुरुष जननांग और मादा जननांग। अब इन जननांगों में, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, गैमेट्स के बनने की बात हमने की। इज इट क्लियर? गैमेट्स के बनने की बात की, और गैमेट्स जब बन गए या युग्मक बन गए, तो बनने के बाद उनके स्थानांतरण की बात भी हुई। एक हमारा प्रीवियस क्लास क्या था? परागण था, पॉलिनेशन था। तो इसमें हमने क्या बात किया कि एनिमल के केस में जब दोनों गैमेट्स, मेल और फीमेल युग्मक जब परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो वो दोनों एनिमल, मेल और फीमेल, एक दूसरे के क्लोज आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि उनमें मूवमेंट और लोकोमोशन है। प्लांट में मूवमेंट और लोकोमोशन तो है नहीं उसकी बॉडी में, एंटायर बॉडी में। तो वहां पर नेचर ने एक प्रोसेस दिया क्या कि जब मेल गैमेट, नर युग्मक, दैट्स द मेल गैमेट, बाइलिंगुअल हम लोग रहे,
ज़्यादा आसानी होगी फ्यूचर क्लासेस के लिए आपको और फ्यूचर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो नर युग्मक जो मेल गैमेट है मैच्योर हो गए, तो ये मैच्योर होने के बाद ट्रांसफर होते हैं और ट्रांसफर होके कहाँ आएंगे? मादा के पास, मादा जननांग के पास आएंगे। मादा जननांग के यहाँ आए तो ये कैसे आए? तो कभी तो डायरेक्ट आ गए और मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैसे आए? किसी एजेंट के माध्यम से आए। तो वही हम लोगों ने पढ़ा था क्या? परागण दो तरह का है, स्वपरागण और दूसरा था परपरागण। परपरागण दो तरह से। तो ओवरऑल हमारा पर्पज पूरा हुआ। क्या पर्पज पूरा हुआ? कि नर युग्मक मादा जननांग तक पहुंच गए। तो मादा जननांग पर जब पहुंचेंगे तो वो कहाँ पहुंचेंगे? तो उनके पहुंचने का स्थान जो है वो कौन सा है? वो स्थान है स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। अब इस वर्तिकाग्र की संरचना हम देखें, पूरे मादा जननांग को देख लें एक बार, समझ में आएगा। तो ये संरचना है मादा जननांग का और इस मादा जननांग पर ये संरचना क्या है? वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। इस स्टिग्मा के ऊपर आके पॉलन लैंड होते हैं। स्टिग्मा इज द साइट ऑफ लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स। इज इट क्लियर? क्लियर करते चलो। अब इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में हम समझें। शादी विवाह के बारे में सुना होगा, सबने शादी अटेंड की होंगी, बहुत सारे फंक्शंस देखे होंगे। तो ये इसमें हम देख रहे हैं कि कौन? ये वर्तिकाग्र फीमेल पार्ट है, ये मादा अंग है, और ये जो पॉलन है, पॉलन क्या है? पॉलन कहो या परागकण या पराग सिर्फ लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है। ये पॉलन है। अब ये पॉलन कहाँ पहुंच गए? स्टिग्मा के ऊपर। तो पॉलन कौन है? दूल्हा है, ये दूल्हा, ठीक है। अब दूल्हा कहाँ पहुंच गया? दुल्हन के पास पहुंच गया। ये सिंबल देखो गलत था, ये यहां पर सिंबल होगा ये फीमेल, और यहां पर ये सिंबल होगा सर। चलो, ये पॉलन दूल्हा है। ये कौन है? वर्तिकाग्र स्टिग्मा। अब ये स्टाइल है और ये क्या है? ओवरी है। ये दुल्हन है, ठीक है। तो जब अब तमाम तरह के पॉलन आ सकते हैं एक स्टिग्मा के ऊपर। ये आवश्यक नहीं है कि उसी स्पीसीज का, उसी जाति का परागकण आया। परागकण अलग अलग भी आ सकते हैं। एक बगीचे में एक पौधा है, कोई भी प्लांट है, और ये जरूरी तो है नहीं कि सारे के सारे एक ही जैसे प्लांट हैं। मोनोकल्चर में हो सकता है, लेकिन मोनोकल्चर में भी ये संभावना है कि दूसरे वैरायटी के, दूसरे स्पीसीज के पॉलन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। जब पॉलन यहाँ पहुँचे, एक कहानी सुनो। हम बचपन में एक बार सुने थे, एक लखनऊ की घटना है शायद, कि शादी करके दो जोड़े जा रहे थे और बहुत उस समय ट्रांसपोर्ट के मीन्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। मुझे लग रहा है कि 85-90s के आसपास की ये बात है, 90s के आसपास। तो जा रहे थे और एक पर्दा प्रथा है,
पर्दा लगाती हैं औरतें, घूंघट काटती हैं दुल्हनें। एक बोगी में बैठी थी 2 दुल्हन, एक ही साथ उन सबको शादी हुई थी, एक ही दिन रिटर्न हो रहे थे, घर जा रहे थे। हुआ क्या कि उतरते समय दूल्हे के घर वालों ने गलती से पहचाना नहीं, तो वो दुल्हनें बदल गई। वो दुल्हन, एक दुल्हन सपोज करो कि वो सोहन की दुल्हन थी, वो चली गई मोहन के साथ, और मोहन की दुल्हन सोहन के साथ चली गई। तो क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या थी? पर्दा था। पर्दा की वजह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए एक दूसरे को। उसी तरह की कुछ कहानी इधर आती है। बाद में वो मामला रिजॉल्व हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत डिटेलिंग में हम लोगों को नहीं जाना है, हमको ये समझना है। तो यहाँ पर बहुत सारे दूल्हे आए हुए। अब हमने यहाँ सिंगुलर लिखा है, प्लूरल है, तो पॉलन जो है, वैरायटीज ऑफ पॉलन आएंगे अलग अलग, बहुत सारे। लेकिन ये स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा उसको आइडेंटिफाई करेंगे, बिल्कुल कन्फर्म वो करेगा स्टिग्मा कि ये हमारे काम लायक है, ये मेरा दूल्हा है कि कोई दूसरा है। इज इट क्लियर? ये स्टिग्मा आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो दूल्हे आए हुए हैं, इन दूल्हों में से मेरा दूल्हा कौन है। और उसके साथ और भी कहानी होगी। क्या होगी? उन दूल्हों में से ये पहचान करेगी कि कौन दूल्हा काबिल है। देखो, नेचर की जो इवेंट्स हैं बड़े स्पेशल हैं। अब ये दूल्हों को पहचानेगी कौन? ये जो स्टिग्मा नाम की दुल्हन है, ये पहचानेगी। और एक केमिकल रिएक्शंस होंगे, बहुत रासायनिक क्रियाएं होंगी इस पॉलन और स्टिग्मा के बीच में। ओवरऑल जो घटनाक्रम होगा उसको हम कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या हुआ? पराग स्त्री केसर, हमारी बुक में दिया है पराग स्त्री केसर संकर्षण। संकर्षण शब्द दिया है हमारी बुक में। देखो गड़बड़ हो रहा है। संकर्षण, 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 इंटरेक्शन। मुझे लग रहा है कि इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तो अब पराग और स्त्री केसर संकर्षण। स्त्री केसर में सिर्फ वर्तिकाग्र नहीं है, ये पूरा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी सबको इन्वॉल्व होना है। लेकिन मुख्य रूप से अभी किसकी भूमिका है? तो स्टिग्मा की भूमिका है। तो स्टिग्मा इसको पहचानेगी इन परागकण। अगर किसी दूसरे स्पीसीज के परागकण है तो कोई मतलब नहीं, उनको रिजेक्ट कर देगी। अपनी भी स्पीसीज के परागकण है तो अगर वो काबिल नहीं हुए, योग्य नहीं हुए, कैपेबल नहीं होंगे, तो उनको भी रिजेक्ट कर देगी। एक टर्म आया था, हम लोग पिछले वीडियो में बात किए हैं, क्या? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, स्व अयोग्यता। अब भाई उसी स्पीसीज का है लेकिन वो काबिल नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब इसमें से जो काबिल होगा उसको ये स्टिग्मा एडॉप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जो काबिल होगा उसी को, कि भाई चलो तुम हमारे साथ रह सकते हो, हमारे साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, तो ये स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करे। किसको? परागकण को।
अब परागकण को ये सपोर्ट करेंगे, जिसको एक्सेप्ट किया, दुल्हन ने एक्सेप्ट किया, तब उस दूल्हे के साथ उसका इंटरेक्शन होगा, बातचीत होगी, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा सारा एनवायरनमेंट। अब जब पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा तो स्टिग्मा से एक फ्लूइड निकलेगा, एक द्रव निकलेगा, जिसको कहते हैं स्टिग्मोइड फ्लूइड। स्टिग्मोइड फ्लूइड द्रव निकला। अब ये स्टिग्मोइड फ्लूइड पॉलन को न्यूट्रिशन देगा, सपोर्ट देगा। और जब ये स्टिग्मोइड फ्लूइड किसको मिला? पॉलन को मिला। तो पॉलन, भाई किसी को भी खाना पानी रेस्पेक्ट दिया जाएगा तो क्या होगा? बल्ले बल्ले होगा, खुश होगा। अब ये पॉलन स्टार्ट करेगा क्या? जर्मिनेशन करना, जर्मिनेट करना शुरू करेगा। कैसे? तो आइडिया होगा तुमको, जब हम पॉलन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो पॉलन स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि पॉलन का स्ट्रक्चर में दो संरचनाएं होंगी। एक बाहरी कोट होगा जिसको एक्जाइम बोलते हैं, और इस जो कि डिसकंटिन्यूअस है, हेलो, वो डिसकंटिन्यूअस है, और जगह जगह पर ये पोर होंगे जिनको जर्म पोर बोला जाएगा, जर्म पोर बोला जाएगा। अब यहाँ क्या पर चीज नहीं होगी? वो एस्पोरोपोलिन, एस्पोरोपोलिन की लेयर नहीं होगी। कहां पर? जर्म पोर पर एब्सेंट होगी। दूसरा जो इंटरनल लेयर है इसका, जिसको कि एंटाइन बोलते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस होगा। इज इट क्लियर? तो ये दो लेयर है, एंटाइन और एक्जाइम। हिंदी में कह सकते हो बाह्य चोल, आंतरिक चोल, लेकिन हिंदी से आसान रहेगा इंग्लिश के टर्म चोल, कवर, बाह्य चोल है। तो जब ये स्टिग्मोइड फ्लूइड पाएगा, ये सेंट्रल है, न्यूक्लियस इसके अंदर होगा। अब क्या होगा कि जब स्टिग्मोइड फ्लूइड पाया तो ये जो लेयर है इंटाइन, इसमें से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलना शुरू हो जाएगी, जिसका नाम है पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब निकला, ये पॉलन ट्यूब लंबा होगा, बड़ा होगा। अब इस पॉलन ट्यूब के निकलने से फायदा क्या हुआ? ये पॉलन ट्यूब टहलता हुआ इसने जर्मपोर को रैप्चर किया और निकल के बाहर आ गया। सेम टाइम में जो इसका न्यूक्लियस है बाइफरकेट हो जाएगा। एक वेजिटेटिव न्यूक्लियाई हो जाएगा और एक जनरेटिव हो जाएगा, दो हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम वेजिटेटिव जो है कायिक केंद्रक और जनरेटिव न्यूक्लियस, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये है जनरेटिव न्यूक्लियस। अब ये दो न्यूक्लियस बन गए। हो सकता है कि जनरेटिव न्यूक्लियस दो हो जाए यहां पर, फाइनली ये भी हो सकता है कि तीन हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस यही देखा गया है कि दो ही न्यूक्लियाई हो जाती हैं और दो न्यूक्लियाई ही इस पॉलन ट्यूब में धीरे 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 आगे बढ़ती हैं। एक चीज और इसमें जानना है, ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है इसको बोलते हैं पायोनियर
ये तुमने देखा होगा, एस्कॉर्ट चलते हैं, कोई मंत्री चल रहा है, डीएमएसपी जाते हैं तो उनके आगे पीछे गाड़ियाँ लगी होती हैं। तो जो आगे वाली गाड़ी होती है वो काम करता है ये वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, आगे आगे चलेगा, रास्ता क्लियर करता जाएगा, और उसके पीछे पीछे ये जनरेटिव न्यूक्लियस आगे बढ़ेगा। इज इट क्लियर? अब यहां से जब स्टिग्माइड फ्लूइड पाया तो एक पॉलन ग्रेन डेवलप हो गया, जर्मिनेट कर गया, और इस पॉलन कह रहा हूं, हाँ, पॉलन से ये पॉलन ट्यूब डेवलप हो गया। क्या डेवलप हुआ? पॉलन ट्यूब बना, और ये पॉलन ट्यूब ओवरी की तरफ मूव कर गया, ओवरी की तरफ। अब इस ओवरी में हम जान रहे हैं प्लेसेंटेशन है, और प्लेसेंटेशन के साथ कौन है? एम्ब्रियो सैक जुड़ा हुआ है, ओव्यूल जुड़ा हुआ है। एम्ब्रियो सैक ये कहाँ है? ओव्यूल के अंदर है, ओव्यूल के अंदर है। अब ओव्यूल के बारे में हमको मालूम है कि ओव्यूल फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ है। ओव्यूल इस ओवरी के अंदर फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ है, और फ्यूनिकल से जुड़ने के बाद उसके स्ट्रक्चर्स हैं। फ्यूनिकल से जब जुड़ा हुआ है तो ओव्यूल बना। अब ओव्यूल में 3 स्ट्रक्चर की बात हम लोगों ने मुख्य रूप से की। मुख्य रूप से एक तो सेंटर में एम्ब्रियो सैक हो जाएगा। अब एक एम्ब्रियो सैक है, उसमें सेंट्रल पोजीशन में एक एम्ब्रियो सैक है, और हमने देखा था पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि इस एम्ब्रियो सैक के ऊपर 2 लेयर हो जाते हैं इंटीग्यूमेंट के, और उसके साथ साथ न्यूसेलस भी है। ये इंटीग्यूमेंट्स हैं। अब इंटीग्यूमेंट्स के साथ मिलकर और न्यूसेलस के साथ के बीच में क्या है? तो स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक है। ये स्ट्रक्चर हो गया, और इस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने एक बात और डिस्कस किया था। ये रीजन है माइक्रोपाइल का। माइक्रोपाइल एक छोटा सा छेद जिसके थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है, और ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूनिकल, याद करो, फ्यूनिकल ये हो गया, यहीं पर हाइलम है, और इसके बाद ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है। ये पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल है। तो इस स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में हमने बात की थी कि एक माइक्रोपाइल का एंड हो जाएगा और दूसरा एंड हो जाएगा चैलेजा का। याद पड़ रहा है ना? चैलेजा। अब इसी रेफरेंस में एट्रोपस, आर्थिनोट्रोपस, अलग अलग ट्रोपस की हमने बात की थी। किसके? चैलेजा और माइक्रोपाइल के रेफरेंस में। इसकी लोकेशन जो होती है किसकी? ओव्यूल की। तो ये 2 स्ट्रक्चर हो गए। तो अभी कहां तक आया है? यहां तक आया है ये पॉलन ट्यूब। अब पॉलन ट्यूब जब यहां से आगे बढ़ेगा तो इसको कहां जाना है? इस एम्ब्रियो सैक में जाना है। हम एम्ब्रियो सैक के पास पहुंच रहे हैं। तो एम्ब्रियो सैक में ये फ्यूनिकल के थ्रू एंट्री करेगा। ये इधर से आया फ्यूनिकल के थ्रू। अब ये यहां आ गया,
लेकिन इस एम्ब्रियो सैक में एंट्री के लिए इसके अलग अलग रास्ते हैं। फाइनली उसको तो माइक्रोपाइल के थ्रू आना है, दैट्स ओके। तो क्या ये डायरेक्ट यहीं से ये माइक्रोपाइल में एंटर कर रहा है, दैट इज द वन। क्या ये यहां से आगे बढ़ के इन इंटीग्यूमेंट्स को क्रॉस करके तब यहां आ रहा है, या कि ये चैलजा की तरफ आ रहा है और चैलजा के रीजन से घूम घाम के फिर आ जाएगा यहां। फाइनली उसको पहुंचना यही है एम्ब्रियो सैक में। ये तीन रास्ते हैं, एक रास्ता यहीं से डायरेक्ट माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर कर गए, दूसरा रास्ता इस इंटीग्यूमेंट के थ्रू गया, तीसरा रास्ता वो यहां पर आया, कहां, चैलजा रीजन में, और तब जाकर ये उस एम्ब्रियो सैक में इंटर किया। देयर आर द थ्री वेज, तीन रास्ते हैं। अब इन तीन रास्तों क्या करेंगे, तीन रास्ते हैं और तीन रास्तों की वजह से इस एंट्री का नाम भी अलग अलग हो जाता है। यहां तक हम लोग आ गए हैं। अब इस डायग्राम को हटा दिया जाए। अब क्या है, तीन रास्ते मिल गए हमको। तो फर्स्ट वन जहां की वो डायरेक्ट माइक्रोपाइल के थ्रू चला गया, माइक्रोपाइल के थ्रू गया, तो इस तरह की एंट्री को बोलते हैं पोरोगैमी, POROGAMY। देखो फिर यहाँ गैमी है ही है, शादी ब्याह, पोरो क्षेत्र के द्वारा, छेद कौन है, माइक्रोपाइल है। दूसरी कंडीशन जो है इसको हम बोलते हैं मीजोगैमी। इसको इंटीग्यूमेंट के थ्रू जा रहा है, इंटीग्यूमेंट के थ्रू जा रहा है, तो दैट इज द मीजोगैमी, MESOGAMY, मीजोगैमी। थर्ड कंडीशन है चैलजा के थ्रू जा रहा है, चैलजा के थ्रू जब जा रहा है तो इसको बोलेंगे चैलजोगैमी, CHALAZAMY, सॉरी चैलजो, ZOGAMY, चैलजोगैमी। तो ये तीन तरह से इसकी एंट्री है, किसकी, तो ये वेज ऑफ एंट्री पराग केंद्रक, देखिए अब ध्यान देना, पूरा पराग नहीं आ रहा है, पराग केंद्रक के एम्ब्रियो सैक में, के एम्ब्रियो सैक में प्रवेश के रास्ते, अलग अलग रास्ते हैं। कितने हैं, तीन हैं। जब माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर कर रहा है तो उसको कहा गया है पोरोगैमी, जब इंटीग्यूमेंट के थ्रू बगल से जा रहा है तो मीजोगैमी होगा, तीसरा जब चैलजा के थ्रू जा रहा है तो चैलजोगैमी होगा। इज इट क्लियर? तीन रास्ते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नीट के लिए। बोर्ड भले ना पूछे लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा एक बात और इसमें शेयर कर लूँ कि थोड़ा सा हम लोग एडवांस चले, कैसा कि हम बिहार बोर्ड NCERT का जो नॉर्मल सिलेबस है उसके साथ साथ थोड़ा सा एडिशनल हम लोग लेके चल रहे हैं। इज इट क्लियर? अब ये फाइनली क्या हुआ कि ये अच्छी एक चीज यहाँ जब ही ये पॉलन ट्यूब यहाँ तक पहुंचा और जब इस दरवाजे को दस्तक देगा, यहाँ नॉक करेगा, तो यहाँ पर जो
वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है, याद पड़ रहा ना, अभी बताया था कि बाइफरकेट हो जाएंगे, कुछ में 3 न्यूक्लियस भी बन जाते हैं। तो जब ही यहाँ तक पहुँचेगा तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई समाप्त हो जाएगा। यहाँ जब ही पहुँचा कौन, ये पॉलन ट्यूब पहुँचा, पॉलन ट्यूब पहुँचा। अब पॉलन ट्यूब यहाँ आया, जब ही इस एम्ब्रियो सैक में उसकी एंट्री हुई, तो जब ही एम्ब्रियो सैक में उसकी एंट्री होगी वेजिटेटिव न्यूक्लियाई खत्म हो जाएगा। कौन बच गया, जनरेटिव न्यूक्लियाई बचेगा। एक चीज और हो जाएगी, अब जहां पर सिर्फ एक ही जनरेटिव न्यूक्लियाई है वो एंट्री करने के पहले पहले बाइफरकेट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या तो एंट्री करते करते उसको 2 हो जाना है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये कहानी हो गई किसकी, पॉलन न्यूक्लियाई की। अब पॉलन न्यूक्लियाई के बाद हम आगे चलते हैं एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक के बारे में हम जान चुके हैं, क्या था, यहाँ पर 3 सक्सेसिव डिवीजन हुए थे और 3 सक्सेसिव डिवीजन होने के बाद यहाँ पर कितनी न्यूक्लियाई बनी, 8 न्यूक्लियाई बनी थी। अच्छे, क्या तुम इन तीनों का नाम बता सकते हो, याद करो। जो माइक्रोपाइल के ठीक सामने है 3 इधर अपोजिट चले जाएंगे, ये 3 इधर आ गए, 2 ये सेंटर में लटकी हुई है, 8 है। ये तीनों कौन है, एंटीपोडल है, एंटीपोडल न्यूक्लियाई है। क्यों, क्योंकि माइक्रोपाइल से सिर्फ बिल्कुल अपोजिट है। ये दोनों सेंटर में है, तो क्या हो गई, सेंट्रल न्यूक्लियाई, सेंट्रल न्यूक्लियाई। और एक बात फिर याद दिला दें कि ये जो न्यूक्लियाई की पोजीशन है इसको हम क्या बोलते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियाई तो 8 है, लेकिन सेल की जब बात आती है तो सेल 7 काउंट होती है। 3 एंटीपोडल है और 3 इधर है, इन दोनों को मिलाकर सिंगल सेल कंसीडर किया जाता है। अब इन तीनों में ये कौन है, एक न्यूक्लियस, और ये जो इसके लेफ्ट राइट 2 बहनें खड़ी हुई है, यही समझ लो कि दुल्हन की बहनें हैं, दूल्हे को वेलकम करेंगी ये। तो दुल्हन की बहनें कौन है, सिनर्जिड है। अब जो एक कॉमन फीचर है क्या, कि जो दुल्हन के आसपास लड़कियां खड़ी होती हैं तो थोड़ी से ये मेंटेन रखा जाता है कि वो थोड़ा सा अपीयरेंस उनका गुड हो, वो वेलकम करने का तरीका जानती हो। तो ये तरीका इनके पास है, सिनर्जिड जो है ये, इसमें फीलिफॉर्म अपैरेटस होता है, एक रेशेदार संरचना होती है जिसको बोलते हैं फीलिफॉर्म apparatus, apparatus। ये हेयरी स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअल में ये हेयरी स्ट्रक्चर क्या करता है, गाइड करता है, कौन है, दूल्हे को। अच्छा, दूल्हे 2 भाई हो गए हैं, ये ध्यान रखना, दूल्हे 2 भाई हो गए हैं, तो ये सिनर्जिड इनको गाइड करती हैं, ये दोनों सेल्स। एक बार फिर रिमाइंड कर लो कि ये सिनर्जिड क्या हो गई, दुल्हन की फ्रेंड्स हो गई। दुल्हन कौन है, ये मसला है अभी। रियल में दुल्हन जो है ये एग न्यूक्लियस ही है,
लेकिन इसके साथ साथ ये जो दोनों सेंट्रल न्यूक्लियाई है ये भी फर्टिलाइज नहीं, फ्यूजन होगा उसमें। अभी हम फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन को क्लियर करेंगे, गौर करना। तो सिनर्जिड के पास ये फिलीफॉर्म अपरेटस है, और फिलीफॉर्म अपरेटस दैट इज द वेलकम मैकेनिज्म, स्वागत करने का हथियार। तो अब ये वेलकम मैकेनिज्म के थ्रू किसको गाइड किया? इन दोनों मेल न्यूक्लियाई को गाइड किया, और ये मेल न्यूक्लियाई इस एम्ब्रियो सैक के अंदर आ गए दोनों। इज इट क्लियर? एंट्री हो गई मेल न्यूक्लियाई के एम्ब्रियो सैक में। एंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो सिनर्जिड का होता है। सिनर्जिड में फिलीफॉर्म अपरेटस की वजह से वो हेयर स्ट्रक्चर है जो कि दोनों मेल न्यूक्लियाई को गाइड किया और गाइड करके इस एम्ब्रियो सैक में एंट्री करा दी। ठीक है, अब हम आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो क्या है? अभी हम लोगों ने बात किया था, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया। तो अब निषेचन की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। ये निषेचन की प्रक्रिया कहाँ हो रही है? इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। अब इस एम्ब्रियो सैक में हम देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितनी है। ये जनरल क्वेश्चन एक होता है नीट से कि आफ्टर द एंट्री ऑफ द मेल न्यूक्लियाई हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 8 + 2 10 न्यूक्लियाई हो जाएंगी। 10 न्यूक्लियाई 10 न्यूक्लियाई are present inside the embryo sac before the fertilization। 2 मेल है और 8 फीमेल न्यूक्लियाई है, ये इसमें एडजस्ट हो गई। इन दोनों को सिनर्जिड और एग न्यूक्लियस को मिला के हम एग अपरेटस बोलते हैं। ये याद होगा आपको, एग अपरेटस। अब यहां प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन की हम बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन तो प्लांट्स में मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में दैट इज द निषेचन। तो ये निषेचन जो है साधारण निषेचन नहीं होता है। क्या होता है? द्विनिषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन होता है, इसको द्विनिषेचन कह सकते हैं। द्विनिषेचन निषेचन होता है, और चूंकि मेल न्यूक्लियाई 2 हैं, इन दोनों को 2 अलग अलग न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होना है। अच्छे, इसी द्विनिषेचन में के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, क्या? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन, संलयन शब्द है। दैट इज, ये पार्ट है डबल फर्टिलाइजेशन का। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, 2 चीजें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साधारण निषेचन नहीं होता है। अब उसमें होगा कैसे क्या? पहले हम ट्रिपल फ्यूजन को समझते हैं। त्रिसंलयन, अच्छा, इसको निषेचन हम नहीं कर सकते। ट्रिपल फ्यूजन इज नॉट द फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन नहीं है, निषेचन नहीं है, संलयन है। न्यूक्लियाई आपस में जुड़ रही हैं, लेकिन उसमें सेक्स न्यूक्लियाई नहीं है। कैसे? तो हम यहां एक बात क्लियर कर लें कि जो एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियाई हैं,
उसमें से फीमेल न्यूक्लियाई सिर्फ एक न्यूक्लियस ही है, यही फीमेल न्यूक्लियाई है, बाकी सब की सब फीमेल न्यूक्लियाई नहीं है। अब यहां आते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा कि ये दोनों सेंट्रल न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेंगी, ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगी और फ्यूज करने के बाद एक सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगी और अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीयक न्यूक्लियस, केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक होगा। ठीक है। अब भी तक जो न्यूक्लियाई थी, न्यूक्लियाई जब हो रही हैं किस स्ट्रक्चर में, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में है, प्रजनन अंग में, तो एक फीचर तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो सब की सब हैप्लॉयड होंगी। ये हम दिमाग में एकदम छू लें, क्या होगी, हैप्लॉयड होगी, अगुणित कोशिकाएं होगी, और ये सब की सब अगुणित कोशिकाएं हैं। तो दो सेंट्रल न्यूक्लियाई जब फ्यूज हो गई तो जो सेंट्रल न्यूक्लियस बना ये कैसा हो जाएगा, ये होगा द्विगुणित, ये हो जाएगा द्विगुणित, डिप्लॉयड हो जाएगा, द्विगुणित होगा। इज इट क्लियर? तो दो न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए। अब क्या होगा कि इस मेल न्यूक्लियाई में से, इन दोनों को गौर से देखो, इन दोनों में से एक आकर इसके साथ फ्यूज कर जाएंगे। ये तो कर, ये इसमें से एक मेल न्यूक्लियाई इसके साथ आके फ्यूज हो गई। अब ये यहां पर मेल न्यूक्लियाई भी फ्यूज हो गई सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ। अब सेकेंडरी न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियाई प्लस वन मेल न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस, ये दोनों फ्यूज हुए। इन दोनों के फ्यूज होने से जो संरचना बनेगी उस संरचना का नाम होगा इंडोएस्पर्म। ये फ्यूचर में इंडोएस्पर्म कहा जाएगा। अब गौर करें, ये कैसा था, डिप्लॉयड था, 2n था, सेकेंडरी न्यूक्लियस से बना, मेल न्यूक्लियाई n है, हैप्लॉयड है, तो जो इंडोएस्पर्म बना वो कैसा होगा, 3n का होगा, यानी कि ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन होगा और ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद जो संरचना बनेगी वो कौन सी संरचना बनी, तो इंडोएस्पर्म बना। बिल्कुल हम कंफर्म कर ले, कहाँ से इंडोएस्पर्म बना, दोनों सेंट्रल न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हुई। ये दोनों सेंट्रल न्यूक्लियाई के फ्यूज होने से सेकेंडरी न्यूक्लियस बना। दोनों सेंट्रल न्यूक्लियाई कैसी थी, हैप्लॉयड थी। ये दोनों हैप्लॉयड आपस में फ्यूज की तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बना। वो कैसा बना, तो डिप्लॉयड बन गया। क्लियर? ये डिप्लॉयड है, इस बात को हमेशा के लिए याद रखना, डिप्लॉयड है। अब एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ पहला एक मेल न्यूक्लियस फ्यूज किया और उसके फ्यूज होने से जो स्ट्रक्चर बना उसका नाम हुआ एंडोएस्पर्म, एंडोएस्पर्म। अब ये एंडोएस्पर्म वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होगा और इसका पर्पज क्या है, देखो तैयारी किस तरह से नेचर करता है, थोड़ा सा गौर करो।
एंडोस्पर्म बना वेजिटेटिव और ये न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करता है, कलेक्ट करता है, भोजन खाना पानी। अब ये तैयारी किसके लिए है? तो अभी एक न्यूक्लियस का फ्यूज, अभी दूल्हा दुल्हन का मिलना बाकी है, ये दूल्हा दुल्हन नहीं है, ये असिस्ट कर रहे हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स तैयार कर के रखेगा। अब दूसरा जो इवेंट हो, ये क्या हुआ कि एक हो गया यहाँ फ्यूज। अब दूसरा जो मेल न्यूक्लियस है, अब इसका फ्यूजन किसके साथ होगा? तो एक न्यूक्लियस के साथ दूसरे वाले का फ्यूजन होगा। अब यहां जाके ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इन दोनों के फ्यूज होने से, अब यहां देखो ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड ही था, तो स्ट्रक्चर किसका तरह का हो गया? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही हो गया, 2n ही हुआ। तो अब 2n स्ट्रक्चर बना और यही स्ट्रक्चर जाइगोट बना। दैट्स द जाइगोट, स्ट्रक्चर ऑफ जाइगोट, दैट इज द फर्स्ट न्यू सेल ऑफ द न्यू प्लांट। ये जाइगोट बना और यही जाइगोट डेवलप होगा इन द फ्यूचर, तो एम्ब्रियो बनेगा। और ये रहना कहाँ है? तो इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ओवरऑल ये पूरा जो ओव्यूल है, ये इसको खींचते हैं, ये गौर करो, पूरी लाइन जो हम खींच रहे हैं, रेड लाइन, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इन फ्यूचर क्या बन जाएगा? सीड बनना है इसको। पूरी ओवरी क्या बन जाती है? फ्रूट बन जाती है। तो इस ओव्यूल के अंदर ये इंटेगुमेंट्स, डिटेलिंग हम करेंगे, ये सीड कोट बनते हैं और ये जो न्यूसेलस वाला पोर्शन है, ये न्यूट्रिटिव मास होता है। इसके साथ ही साथ सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन हो गया? एंडोस्पर्म हो गया। इसको खाना पानी सब रखना है इकट्ठा करके। जो भी सीड हम कंज्यूम करते हैं, उस सीड्स की दो कैटेगरी हो जाती है। एंडोस्पर्म उसमें मौजूद है कि नहीं। होता क्या है कि कुछ केसेस में ये एंडोस्पर्म डिजेनरेट हो जाते हैं मैच्योर होने के साथ। तो उस ग्राउंड पर सीड की दो कैटेगरी हम बनाते कहते हैं, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो अब देखो, ये एंडोस्पर्म खाना पानी इकट्ठा करेगा पूरा, और ये खाना पानी इकट्ठा करके किसको सुरक्षित रखेगा? इस जाइगोट को सुरक्षित रखेगा और इसको डेवलप करने के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट देगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो हमारा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया। इसको फिर से ध्यान दे लो। ये डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन। द्विनिषेचन में पहला स्टेज किसका होगा? तो ट्रिपल फ्यूजन, जहां पर कि 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रही है। और दूसरा फ्यूजन किसका होगा? एक न्यूक्लियस का मेल न्यूक्लियाई के साथ, जहां की जाइगोट बन रहा है। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन। ट्रिपल फ्यूजन में ध्यान हमको देना है कि ट्रिपल फ्यूजन में 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रही हैं, जिसमें से कि 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई है जो कि सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनी एक मेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके, और यहाँ पर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, त्रिगुणित स्ट्रक्चर संरचना बनेगी। इसी प्रॉपर्टी को डेवलप करके हम सीड्स की वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं। ट्रिप्लॉइड की जगह हेक्साप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड कंडीशन हम डेवलप करते जाते हैं, और सीड्स की वैरायटीज को इम्प्रूव करने में इस टेक्निक का यूज होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये बात आज इसको खत्म कर दिया जाए कि डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो हमारा शुरू होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम डिस्कस करेंगे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट और इस जाइगोट का डेवलपमेंट, दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ द एम्ब्रियो।
ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।